बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका हमारा नेक्स्ट पार्ट रह गया था आइटम एनालिसिस। जब हम टेस्ट का कंसेप्ट बना लेते हैं, एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन उसकी कर लेते हैं जिसमें हम आइटम किस तरह से जनरेट करेंगे, स्कोरिंग किस तरह से करेंगे, वो सब कुछ हम डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद हम टेस्ट आउट के लिए जाते हैं, यानी कि लोगों के ऊपर वो टेस्ट लगाते हैं। तो फिर लास्ट स्टेप हमारा होता है आइटम एनालिसिस, जिसमें हमने देखना होता है कि हमारी आइटम एक अच्छी आइटम बनी भी है या नहीं। अगर तो वो एक अच्छी आइटम बनती है तो उसको हम अपने टेस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम उसको निकाल देते हैं। तो इसने कहा डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैटिस्टिकल पैमाने इस्तेमाल करके जब हम किसी टेस्ट आइटम को सिलेक्ट करते हैं फॉर इंक्लूजन इन अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इंक्लूजन का मतलब कि इंक्लूड करना, कि शामिल करना है कि नहीं हमने इसे अपने टेस्ट में, या नहीं करना है या करना है, या फिर इन ऑर्डर टू असेस द क्वालिटी ऑफ आइटम, के देखना है कि आइटम की क्वालिटी कितनी है, अच्छी आइटम है, गुड आइटम है, बैड आइटम है, डिफ़िकल्ट आइटम है, ईजी आइटम है। एज अ होल टेस्ट की जितनी भी आइटम्स होगी इन सबको हमने डिफरेंट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर लगा के एनालाइज करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने आइटम की डिफ़िकल्टी चेक करनी है। आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स, इसमें हम क्या करते हैं, आइटम इंडेक्स ऑफ आइटम डिफ़िकल्टी इज ऑब्टेन बाय कैलकुलेटिंग द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स कितने थे, कितने लोगों ने टेस्ट लिया और कितने लोगों ने आइटम 1 पे आंसर करेक्टली रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, उसको हमने डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑन द टेस्ट, यानी कि अगर मेरा 30 आइटम का टेस्ट है और मेरी पहली आइटम पे 20 लोगों ने करेक्ट रिस्पॉन्स किया है तो मैं 20 को 30 पे डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला भी नीचे लिखा हुआ है। इसको सिंबल हम इटैलिक लेटर पी से शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर एक लिखी है खुद से। सपोज वी कंडक्टेड अ टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ 100 आइटम्स, के सपोज कर लें कि मैंने एक टेस्ट कंडक्ट किया बेसिक साइकोलॉजी पे, जनरल साइकोलॉजी के एमसीक्यूज ऐड किए। 100 आइटम्स का मेरा टेस्ट था। पहले टेस्ट टेकर ने 50 आइटम करेक्टली रिस्पॉन्ड की, सेकंड टेस्ट टेकर ने 40 आइटम करेक्टली रिस्पॉन्ड की, और टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी थी 100। तो अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगी तो मेरे पास ये आंसर आएगा। पहले वाले जो टेस्ट टेकर का था उसने फर्स्ट आइटम पे 50 आइटम्स जो हैं वो करेक्ट की और दूसरी आइटम पे 40 लोगों ने करेक्ट रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो उसको मैं टोटल आइटम्स मेरी कितनी थी 100, तो उन पर डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स आ जाएगा। आइटम डिफ़िकल्टी की रेंज 0.3 to 0.8 होती है। अगर इसके अंदर हमारी रेंज आ रही है डिफ़िकल्टी की तो इसका मतलब है कि ये एक गुड आइटम है। ठीक है, बिकॉज अगर 100 में से 90 लोग आइटम करेक्ट कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि मेरी आइटम एक बहुत इजी आइटम हो जाएगी, उसको मैं अपने टेस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकती। और इसी तरह अगर 100 में से 10 लोग सिर्फ आइटम को करेक्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और बाकी 90% लोगों ने गलत किया है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आइटम है, तो वो भी हमने ऐड नहीं करनी। हमने ऐसी आइटम ऐड करनी है जो डिस्क्रिमिनेबल हो, यानी कि कुछ लोग उसे सही रिस्पॉन्ड कर सकें और कुछ लोग इनकरेक्ट रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है, यानी कि उसकी डिफ़िकल्टी रेंज 3 से 8 के अंडर आनी चाहिए। अगर बहुत सारे लोग सही कर रहे हैं तो वो इजी आइटम है, वो भी ऐड नहीं कर सकते, और अगर बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं तो वो भी हम ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट जब हम आइटम की डिफ़िकल्टी निकाल लेते हैं उसके बाद हम आइटम की रिलायबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट, यानी कि हम बताते हैं कि हमारा टेस्ट आइटम्स की वजह से कंसिस्टेंट होता है ना, कि अगर हम बार बार वो आइटम्स लगाते हैं ना तो हम कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जितनी मरतबा भी एक टेस्ट लगाओ तो उस पर सेम स्कोर ही आए, लेकिन उसमें हमारी आइटम्स कंसिस्टेंट होंगी तो फिर ही सेम स्कोर्स आएंगे ना। तो इसने कहा जितना ज़्यादा हमारा ये आइटम रिलायबिलिटी इंडेक्स होगा इतनी ज़्यादा हमारी टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी होगी। ठीक है, इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइटम स्कोर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या और कोरिलेशन क्या आइटम स्कोर और टोटल टेस्ट स्कोर के दरमियान। ठीक है, टोटल टेस्ट स्कोर जो हमने पहले से असाइन किया हुआ होता है और आइटम स्कोर के यानी कि मैंने जब टेस्ट एडमिनिस्टर किया तो लोगों का क्या स्कोर आया, इन दोनों का मैं आपस में कोरिलेशन निकालूंगी। तो अगर मेरा कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग आएगा, वीक आएगा, मॉडरेट आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपनी आइटम की कंसिस्टेंसी को बताऊंगी। इंटर आइटम कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हम हर आइटम की कंसिस्टेंसी मैयर कर सकते हैं फैक्टर एनालिसिस की मदद से। फैक्टर एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि ऐसी आइटम्स जो हम जिस चीज़ को मैयर करने के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर वो उस चीज़ को मैयर ही निकाली तो ऐसी आइटम्स को हमें रिवाइज़ करना चाहिए या फिर उससे अपनी रिसर्च में से एलिमिनेट कर देना चाहिए। ठीक है, आइटम्स जो होती हैं वो दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ होती हैं। एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड कोरिलेशन तो कोरिलेशन की भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया, तो उसमें आप जाकर कोरिलेशन को समझ सकते हैं कि कितनी उनकी स्ट्रेंथ आएगी, तो कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा या मॉडरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आइटम वैलिडिटी इंडेक्स। ये भी हमें इंडिकेशन देता है, यानी कि बताता है अंदाज़ा लगा के कि
जिस चीज़ को हम मैयर करना चाह रहे हैं, ये हमारा जो टेस्ट है इसकी जो आइटम्स है किस हद तक उसको मैयर कर रही हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा इस एज़ इट इज़ बिल्कुल सेम वही लाइन ऊपर वाली कॉपी करनी है कि जितना ज़्यादा आइटम वैलिडिटी इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा टेस्ट की क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी होगी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी हमें पता है कि जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैंने आइटम्स डिज़ाइन किया है या ये उसी चीज़ को मैयर करनी है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं डिप्रेशन के आइटम्स बना रही हूँ, डिप्रेशन को मैयर करना चाह रही हूँ, तो मेरी आइटम्स में डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो सही तरह से ज़ाहिर हो रहे होने चाहिए। आगे इसका फॉर्मूला है, इसकी भी इसमें भी हम यही दो चीज़ें निकालेंगे जो हम रिलायबिलिटी में निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइटम स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन, और कोरिलेशन आइटम स्कोर और टोटल टेस्ट स्कोर का, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है S1P1 1 माइनस P1 ओवर अंडर रूट, ठीक है। वेयर S1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन आइटम स्कोर की है। S1 को अगर हम खोल के लिखें तो R1C इसका फॉर्मूला बनता है कि हमने आइटम स्कोर और क्राइटेरियन स्कोर के दरमियान कोरिलेशन देखना है, और P हमें पता है हमारी आइटम डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट है आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है कि एक आइटम दूसरी आइटम से किस तरह से सेपरेट कर रही है हाई और लो स्कोरर्स को। देखो ना, अब हम एक आइटम बनाते हैं, किस लिए हम बनाते हैं कि हम देख सकें कि कौन से बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और कौन से बच्चे जो हैं वो कम इंटेलिजेंट हैं। तो हाई स्कोरर और लो स्कोरर्स में फ़र्क करने के लिए हमें ऐसी आइटम डिज़ाइन करनी होगी जिससे ना हर कोई रिस्पॉन्ड कर सके और ऐसा भी ना हो कि जिसे हर कोई रिस्पॉन्ड कर सके। हमने ऐसी आइटम्स डिज़ाइन करनी है जिसे कुछ लोग करेक्टली रिस्पॉन्ड कर सकें और कुछ लोग इनकरेक्टली रिस्पॉन्ड करें। इसको हम इटैलिक केस लेटर स्मॉल d से प्रेजेंट करते हैं। अगर हम 2 ग्रुप्स के लिए दे रहे हैं तो इसका फॉर्मूला ये होता है RU माइनस RL डिवाइडेड बाय NU माइनस NL। पहले सिंगल ग्रुप का फॉर्मूला देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे कि मैंने एक आइटम 1 मेरी है, उसमें मेरी एक अपर लिमिट क्या है। पहले इसका फॉर्मूला देखें, D इज इक्वल्स टू अपर माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय N के टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स कितनी थी, ठीक है। तो मेरी आइटम 1 पे जो था टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स N है मेरी, यानी कि मेरी इस टेस्ट में 32 आइटम्स थी। ये कोई भी टेस्ट आप कंसिडर कर लें, जैसे एंजाइटी का कर लें, अचीवमेंट या एंजाइटी का टेस्ट कर लें, ठीक है। एंजाइटी की मैंने 32 आइटम्स बनाई थी, जिसमें मेरी पहली आइटम पे 20 लोगों ने करेक्ट रिस्पॉन्ड दिया और 16 लोगों ने रॉन्ग रिस्पॉन्स किया। फिर दूसरी आइटम पे 30 लोगों ने करेक्ट किया और 10 लोगों ने गलत किया। यानी कि इसी तरह अगर आप स्कूल में कोई बायोलॉजी का टेस्ट लें तो उसमें भी समझ लें कि 32 आपकी आइटम्स थी और 32 में से 20 लोगों ने सही जवाब दिया पहले MCQs का और 16 लोगों ने गलत दिया। इसी तरह 30 लोगों ने सही दिया और 10 लोगों ने गलत दिया। तो मैं अपर में से लोअर लिमिट माइनस कर दूँगी तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 और 20, और उसके बाद मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट करूँगी, ठीक है, और अब मेरी रेशो निकल कर आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं 2 ग्रुप्स के लिए लूँ, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अपर ग्रुप रिस्पॉन्ड करेक्टली, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन लोअर ग्रुप रिस्पॉन्ड करेक्टली, ठीक है। एक ग्रुप मेरा अपर ग्रुप में मेरे कितने लोगों ने सही तरह से जवाब दिया है और लोअर ग्रुप में कितने लोगों ने सही तरह से जवाब दिया है। इस तरह मैंने ये देखना है कि अपर ग्रुप में मेरे कितने लोगों ने गलत जवाब दिया और लोअर ग्रुप में मेरे कितने लोगों ने गलत जवाब दिया, ठीक है। इन लोगों को फिर ये एक MCQs बेस्ड टेस्ट मैं अगर लूँ जिसमें मैं एकेडमिक अचीवमेंट चेक करूँ किसी की, ठीक है, तो मैंने 60 आइटम का टेस्ट बनाया जनरल साइकोलॉजी में, और पहली आइटम पे मेरे 45% लोगों ने करेक्ट जवाब दिया और 15% ने गलत जवाब दिया। सेकंड ग्रुप में मेरे 30% लोगों ने करेक्ट जवाब दिया और 30% लोगों ने इनकरेक्ट जवाब दिया। अगर तो मेरी करेक्ट की और इनकरेक्ट की रेशियो बिल्कुल सेम आ गई है ना, तो ये भी जो आइटम होगी एक अच्छी आइटम कंसिडर नहीं की जाए, क्योंकि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं प्रोवाइड कर रही। 30% लोगों ने सही किया और 30% लोगों ने गलत किया, तो ये भी एक अच्छी आइटम कंसिडर नहीं होगी क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट सही तरह से नहीं करी। हाँ, अगर 45 ने करेक्ट किया, 15% ने इनकरेक्ट किया, फिर ये एक अच्छी आइटम कंसिडर की जाएगी, ठीक है। ये बोथ ग्रुप्स के लिए है, 2 ग्रुप अगर मैंने लिए हैं उसके लिए फॉर्मूला है, और ये सिंगल ग्रुप्स के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। सिंगल आइटम का एक एक करके अलग से एनालिसिस निकालना है तो वो इस तरह से निकालेंगे, और अगर किसी 2 ग्रुप्स का एनालिसिस मैं निकाल रही हूँ आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, तो वो इस फॉर्मूले से निकालूंगी। नेक्स्ट है आइटम करेक्टरिस्टिक कर्व्स। जब हम इनकी निकाल लेते हैं ना वैलिडिटी या रिलायबिलिटी, तो उसके बाद हम उसकी SPSS में जब डाटा एंटर करते हैं ना तो हमारे पास ये आइटम करेक्टरिस्टिक कर्व्स बनकर आती हैं। तो इनसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी आइटम एक अच्छी आइटम है या नहीं है। अब इसमें देखें आइटम एक अच्छी आइटम है या नहीं। नहीं, आइटम ए एक अच्छी आइटम नहीं है, ना आइटम B एक अच्छी आइटम है, ना आइटम D, सिर्फ आइटम C एक अच्छी आइटम है। वो क्यों है?
देखो मिसाल के तौर पे कहती हूँ कि मैं पहली आइटम पे, देखो मैं कहती हूँ पहली आइटम पे मैंने 5 लोगों का डाटा लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी मिसाल से देखते हैं। पहली आइटम पे 5 लोगों ने क्या रिस्पॉन्ड किया ये मैं चेक करना चाह रही हूँ। मैं कहती हूँ जितनी उनकी एबिलिटी लो थी उतने ही लोगों ने गलत जवाब दिया। फिर जिस तरह लोगों की एबिलिटी बढ़ती गई, जैसे मैं कहती हूँ कि इस बच्चे की इंटेलिजेंस लो थी, इसकी उससे थोड़ी हाई थी, इसकी उससे थोड़ी हाई थी, इसकी उससे थोड़ी हाई थी। अगर तो स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जिनकी इंटेलिजेंस लो थी उनके स्कोर भी लो आए। जिस तरह से इंटेलिजेंस बढ़ती गई, एबिलिटी बढ़ती गई, स्कोर भी हाई होते गए। तो एक मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ गई, यानी कि जितनी एबिलिटी होगी उतनी स्कोर्स हाई होंगे। इस तरह आप ये देखो, इसकी एबिलिटी लो थी और स्कोर उसका कितना हाई जा रहा है। इसका मतलब कि इसने तुक्का लगाया था। पहले बच्चे का, उसकी एबिलिटी जब मैंने निकाली तो उसकी एबिलिटी 0 थी और उसका आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। उसकी एबिलिटी बहुत हाई आ रही है, स्कोर बहुत हाई आ रहा है। इसका मतलब है कि ये आइटम एक अच्छी आइटम नहीं ही बनी मेरे से, ठीक है। यानी कि बहुत इजी आइटम थी कि वो बहुत डल बच्चा भी था तो उसने सही रिस्पॉन्ड कर दिया। इसी तरह अब ये भी इस ग्राफ में देखें, लो थी उसकी एबिलिटी, कोई उसने जवाब सही नहीं दिया, ठीक है। फिर तीसरे बंदे की भी लो थी, चौथे की भी लो थी, लेकिन उसने कोई सही जवाब नहीं दिया। उसकी एबिलिटी, उस आइटम की जो एनालिसिस मैंने निकाला है उसकी कर्व मिड से आके बन रही है। यानी कि पहले वाले लोगों की में जो थे ना 5-6 लोग, मिसाल के तौर पे टोटल 10 लोग थे, ठीक है। तो 5 इस साइड पे रख लेते हैं और 5 इस साइड पे रख लेते हैं। तो पहले 5 लोगों ने वो आइटम पे इनकरेक्ट रिस्पॉन्स किया, एंड वाले 5 ने करेक्ट रिस्पॉन्स किया। तो ये भी क्या होगी, एक अच्छी आइटम कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है। अच्छी आइटम वही कंसिडर की जाती है जिसमें जितनी उसकी एबिलिटी हो उतना ही उसका स्कोर आए, ठीक है। जितनी एबिलिटी हो उतना स्कोर आए, जितनी एबिलिटी उतना हाई स्कोर, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप एक स्कोर चलता जा रहा है। हर आइटम का एनालिसिस जब हम निकालेंगे उस तरह कुछ हमारे पास कर्व बनकर आएंगी, ठीक है। तो इसमें आइटम सी जो है बेस्ट कर्व है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे हमारी, इसमें वो ये शो कर रहा है कि जैसे हमारी अचीवमेंट बढ़ेगी इसी तरह हमारी एबिलिटी भी है इंक्रीज़ हो रही है। एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारी अचीवमेंट इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल इसके आप कोरिलेशन की कर्व्स भी देख के समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम क्वालिटेटिव आइटम एनालिसिस करें, भी हमने क्वांटिटेटिव आइटम एनालिसिस किया था जिसमें हमने स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज़ किए थे, लेकिन क्वालिटेटिव आइटम एनालिसिस में हम करेक्टरिस्टिक देखते हैं। यानी कि हमारी कोई आइटम ऐसी तो नहीं है जो कल्चरल सेंसिटिव थी, ठीक है, उनकी कल्चर में वो बात बहुत बुरी समझी जाती थी और मैंने अपनी आइटम इंक्लूड कर ली। फेस वैलिडिटी के मेरी आइटम वो चीज़ मैयर ही नहीं कर रही जो मैं करना चाह रही हूँ। टेस्ट इन्वायरमेंट की इतनी ज़्यादा मैंने एक्टिव इन्वायरमेंट और स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में टेस्ट करवाया कि जिससे उनके रिस्पॉन्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस हुए, उन पर असर आया और उन्होंने गलत जवाब दिए। टेस्ट की लैंग्वेज बहुत मुश्किल थी। टेस्ट टेकर ने बहुत ज़्यादा तुक्के लगाए थे, गैसिंग की वजह से उसके मार्क्स अच्छे आ गए। टेस्ट टेकर इंटीग्रिटी, यानी कि उसने चिटिंग की या फेकिंग की टेस्ट के साथ। टेस्ट टेकर की मेंटल और फिजिकल स्टेट, जब वो टेस्ट देने आया और टेस्ट के दौरान उसकी क्या स्टेट थी। टेस्ट टेकर की ओवरऑल हमने प्रेफरेंसेस क्या है उसकी, उसने क्या प्रिपरेशन की थी इस टेस्ट के लिए, वो सब कुछ हमने क्वालिटेटिव आइटम एनालिसिस में चेक करना होता है। टेस्ट की लेंथ हमने ज़्यादा नहीं रखनी, टेस्ट फेयर होना चाहिए ताकि हर कल्चर्स के लिए इक्वली तौर पे ये यूज़ किया जा सके। ये सब चीज़ें हमने क्वालिटेटिव आइटम एनालिसिस में देखना था, क्योंकि क्वालिटेटिव आइटम एनालिसिस जो होती है इसमें हम करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, ऐसे हमारे रिस्पॉन्सेस को स्टडी करते हैं जो फॉर एग्जांपल हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी मेंटल स्टेट्स, जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, एक्यूरेटली। क्वांटिटेटिव आइटम एनालिसिस में हम फार्मूलाज का इस्तेमाल करके असेस करते हैं और क्वालिटेटिव आइटम एनालिसिस में हम किसी एक्सपर्ट पैनल को बिठाते हैं और वो इन सब चीज़ों को असेस करता है और हमें बताता है कि हमने हमारे टेस्ट में कोई बायसनेस या कोई कल्चरल सेंसिटिविटी है, ये सब चीज़ें तो नहीं आई। थैंक्स अ लॉट। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क।